जय हिंद प्रिय साथियों, वेलकम टू माय चैनल DGY सेम एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो आपके इंग्लिश लिटरेचर पर आधारित है, जिसमें आज की क्लास मैराथन क्लास होने वाली है। इस वीडियो में मैं प्रोज के सभी इम्पॉर्टेंट जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों का वर्णन करूंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो को संपूर्ण देख लीजिए और आपके इसमें से 6 से 7 नंबर आसानी से पक्के हो जाएंगे। तो मित्रों, इसमें प्रोज के जितने भी लेसन हैं सारे लेसनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ रहेगा। तो पहले लेसन से ए लेटर टू गॉड से स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेसन आपका है ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र या फिर ईश्वर को एक पत्र, जिसके जो राइटर हैं वो GL फ्यून्स जी हैं। तो इसमें क्या होता है इस लेसन में? इसमें एक गरीब किसान होता है जो कि जिसका नाम लेंचो होता है। क्या होता है? उसका नाम लेंचो होता है और वो एक पहाड़ी की चोटी पर रहता है। एक बार क्या होता है, उसकी फसल जो वो बोता है उसको पानी की थोड़ा आवश्यकता होती है, तो वो आशा करता है कि थोड़ा बारिश हो जाए, हल्की फुल्की बौछार हो जाए तो फसल हो जाएगी अच्छी खासी। तो इसीलिए उसने भविष्यवाणी भी किया था। और फिर क्या होता है, बारिश होती है, उसी के बाद ओले पत्थर भी गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हवा चल जाती है, तूफान चल जाता है, जिससे ओले पत्थरों के द्वारा उसकी संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। फिर वो कोई होता नहीं है जो उसका सहारा बन सके, इसीलिए वो ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है जिसमें वो डिमांड करता है कि गॉड मुझे 100 पीसोज भेज दीजिए, क्योंकि 100 पीसोज उस ज़माने में वहाँ पीसोज मुद्रा चलती थी। तो पीसोज की बात कर रहा है वो कि 100 पीसोज मुझे भेज दीजिए, और लेटर लिख करके वो मेल बॉक्स में डाल देता है। और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जब देखते हैं सब तो बहुत तेज हंसते हैं, लेकिन फिर गंभीर हो जाते हैं, कहते हैं इस पर्सन का जो लेंचो है इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए ईश्वर में जो है। तो इसीलिए सभी पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी ने अपनी अपनी सैलरी का थोड़ा थोड़ा पार्ट, थोड़ा थोड़ा सैलरी का हिस्सा दान के रूप में अपने सैलरी का हिस्सा लेंचो के नाम लिफाफे के अंदर रख देते हैं। और फिर जब उसके पास पहुंचता है यह धन तो वो 70 पीसोज ही ठहरता है। जब वो गिनता है तो उसको आश्चर्य बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर के प्रति उसमें पूर्ण भरोसा है। और फिर वो उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, बेईमानों के झुंड कह देता है, क्योंकि वो समझता है भगवान गलती कर नहीं सकते हैं और इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही 30 पीसोज चुरा लिए हैं। क्योंकि मैंने 100 पीसोज की डिमांड की है, ईश्वर ने 100 पीसोज भेजे होंगे और इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने 30 पीसोज चुरा लिए हैं, इसीलिए उनको ये बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। तो मित्रों, इसी लेसन से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो एक ही वीडियो में आपकी प्रोज के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वियर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो लेंचो का घर कहाँ स्थित था? टॉप ऑफ ए हिल। किस पे? टॉप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ी की बिल्कुल ऊंची चोटी पर। तो पहले का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहले का बी नंबर। दूसरे पढ़ते हैं, What was the only thing that the earth needed according to लेंचो? लेंचो के अनुसार पृथ्वी को केवल किस चीज़ की आवश्यकता थी? तो किस चीज़ की आवश्यकता थी? शावर, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड, सनलाइट। तो किसकी आवश्यकता थी? शावर, बौछार की आवश्यकता थी। किसकी? बौछार की। तो दूसरे का ए आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? कहाँ पे लेंचो ने जो भारी वर्षा थी उसकी आने की आशा की थी? कहाँ से आने की आशा की थी? तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के बादलों से उसने आशा की थी कि अभी बारिश होगी। तो तीसरे का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चौथा क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंचो ने बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदों का किससे तुलना कर दिया था? तो उनका तुलना किससे किया था कि ये न्यू कॉइन्स है, नए नए सिक्के हैं। तो 4 का डी हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था जो बिग ड्रॉप्स हैं, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हैं, ये 10 सेंट की हैं, छोटी छोटी जो हैं वो 5 सेंट की हैं। तो इसके रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की थी? न्यू कॉइन्स से की थी। पांचवा क्वेश्चन लिखा है, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड्स। लेंचो के खेत में कौन सी फसल उगाई जा रही थी? तो कौन सी फसल उगाई जा रही थी? कॉर्न, मक्का उगाया जा रहा था, जिसको आप पॉपकॉर्न भी कहते हैं, पॉपकॉर्न। तो मक्का उगाया जा रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स। लेंचो की फसल को किसने नष्ट कर दिया, किस चीज़ ने ख़त्म कर दिया? तो हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि ने ख़त्म कर दिया, ओलावृष्टि ने ख़त्म कर दिया। अगला क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर्ड कवर्ड इन। कवर्ड विद कर लो, कवर्ड विद या फिर कवर्ड इन, कवर्ड इट कर लेंगे, ये सही रहेगा। तो फसल जो थी, जो फील्ड था, खेत था, लुक्ड दिखाई पड़ता था, एज इफ मानो, इट वर कवर्ड ये ढक दिया गया है, विद किससे? जो खेत था वो इस प्रकार दिखाई पड़ता था मानो ढक दिया गया हो, किस चीज से ढक दिया गया हो? तो अगर बात करें सातवें का, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साल्ट से, नमक से ढक दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि फील्ड उसका नमक से ढक दिया गया है, इतना ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी, संपूर्ण उसका जो फील्ड था, खेत था, वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ने लगा था, इतना ओला बरसे थे। अगला क्वेश्चन है, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो ने जो क्षतिपूर्ति हो गई थी, वो क्षति हो गई थी, हानि हो गई थी, उसकी तुलना किससे कर दी थी? तो प्लेग ऑफ लोकस्ट से कह दिया था। क्या? प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों के एक दल से कर दी थी कि इससे तो अच्छा होता टिड्डियों का एक दल छोड़ दिया गया होता तो मेरी फसल बच जाती, लेकिन उन ओला पत्थर ने तो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है। तो इससे उसने तुलना कर दिया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचो के परिवार में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में केवल एक आशा क्या बची हुई थी? क्या बची थी? तो अगर इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो 9 का सी हो जाएगा, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता, यही बची थी। तो 9 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। लेंचो ने अपने अंतिम उपाय से संपर्क करने का फैसला कैसे किया? तो कैसे किया था? थ्रू अ लेटर, एक लेटर के माध्यम से किया था, एक लेटर के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने धन की डिमांड की थी, अर्थात कितना धन मांगा था? तो कितना मांगा था? 100 पीसोज। 11 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 100 पीसोज मांगा था। 12 नंबर कह रहा है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। पत्र को देखकर पोस्टमैन का अचानक से रिएक्शन क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुई थी? तो क्या हुई थी? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, लॉफ्ड होल हार्टेडली, वो बिल्कुल ठहाका मार के हंस पड़ा था ना। तो 12 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट अमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमिएबल। जो पोस्ट मास्टर था मोटा था, अमिएबल था मित्रवत था, और इस अमिएबल का मतलब क्या है? तो मित्रवत होता है, फ्रेंडली होता है। तो ये आपका 13 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। जो लेंचो ने लेटर भेजा हुआ था ईश्वर के नाम, तो उस लेटर को एक रिप्लाई अर्थात उत्तर देने के लिए गुडविल
भल मनसाहत इंक, जो स्याही होती है स्याही, और पेपर, उसके अलावा किस चीज़ की और किस चीज़ की ज़रूरत थी? तो उसको मनी की ज़रूरत थी, धन की ज़रूरत थी। तो 14 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इस लेसन के सबसे अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 15 नंबर कह रहा है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो ने उन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा? तो क्या कहा था उनको? बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों के झुंड हैं। क्या? बेईमानों के झुंड बोला था ना। तो मित्रों यहीं पे ये आपका पहला प्रोज का पहला लेसन रिलेटेड टू गॉड, इसके सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर। अगला लेसन आपका प्रोज का दूसरा लेसन है जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला जी ने लिखा है। तो नेल्सन मंडेला जी से रिलेटेड है। तो इसमें बात करेंगे इस लेसन की। इसमें क्या होता है, नेल्सन मंडेला जी जो थे ये ब्लैकिश प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के चुने जाते हैं। पहले तो उसमें वाइटेस्ट पीपुल जो श्वेत जाति के लोग थे उनका राज चल रहा था, और नेल्सन मंडेला धीरे धीरे साउथ अफ्रीका में पले बढ़े, और ये ब्लैकिश थे, काली जाति के थे। तो धीरे धीरे ये तो अपनी आज़ादी अपना ये सोच रहे थे मैं तो आज़ाद हूँ। फिर धीरे धीरे जब बड़े होते गए तो इनको जब दूसरे लोगों की ये सहायता करने लगे तो इनको प्रताड़ना दी जाने लगी, दूसरे की सहायता करने से रोका जाने लगा, और इनके साथ भेदभाव होने लगा काली जाति के बारे में। तो इन्होंने अपना संगठन बनाया और बहुत सारे महान क्रांतिकारी इनके साथ थे। ब्रैम फिशर, यूसुफ डैडूज थे और रॉबर्ट सुगवे थे। तो बहुत सारे लोग महान क्रांतिकारी साउथ अफ्रीका में भी थे। तो उन्होंने इस अपार्थीड सिस्टम, रंगभेदी का जो सिस्टम था उसको ख़त्म किया, और फिर नेल्सन मंडेला की जो नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनी जाती है। तो उसी से रिलेटेड बात करते हैं मित्रों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, ये उद्घाटन समारोह कब हुआ था? तो 10 में 10 मई को हुआ था। पहले का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे? तो 2। कितने चुने गए थे? 2। तो दूसरे का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा की ओर। तीसरा कह रहा है इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट, यह एक समारोह था साउथ अफ्रीका की प्रथम सरकार का। और कौन सी सरकार बनी थी? डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल सरकार बनी थी। तो तीसरे का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रजातांत्रिक और जात विहीन, जो जाति को लेकर नहीं चलती थी, ये संपूर्ण मानव जाति को लेकर चलती थी। तो तीसरे का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल रीडर्स टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने कौन सा परिवर्तन लाया? तो एंड ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड का एंड कर दिया। तो जो जाति रंगभेदी जो भाव था उसको ख़त्म कर दिया। रंगभेद होता था ना, तो रंगभेद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। काला और श्वेत का बिल्कुल काम ही ख़त्म कर दिया नेल्सन मंडेला जी की सरकार ने। फिर आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, व्हाट वाज इट, यह क्या चीज़ था? दैट द नेशन नीडेड, जिसको राष्ट्र को आवश्यकता थी, टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, उससे मुक्त करने की। किस चीज़ से मुक्त करने की आवश्यकता थी? तो पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन, इन सारी चीज़ों से राष्ट्र को आज़ाद करने की आवश्यकता थी। तो पांचवे का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट छठवां क्वेश्चन है द स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स अ डिस्प्ले ऑफ, जो विशेष साउथ अफ्रीका के जेट्स की पंक्ति थी, विमान की पंक्ति जो थी, वो प्रदर्शन था। किस चीज़ का प्रदर्शन था? मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए ये मिलिट्री के वफादारी का प्रदर्शन था। तो छठवें का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट,
किसको मंडेला धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन धन्यवाद नहीं दे पाए? तो अफ्रीकन पैट्रियट्स को धन्यवाद नहीं दे पाए थे। 7वें का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 7वें का सी। अफ्रीका को जो देशभक्त थे उनको धन्यवाद नहीं कह पाए थे। अगला 8वां क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन? मंडेला के अनुसार जो सबसे महानतम धन है एक राष्ट्र का वो क्या चीज़ है? तो क्या है? उसके लोग हैं। 8वें का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? मंडेला ने साहस के बारे में क्या जाना, क्या सीखा? तो उन्होंने जाना था इट इज द ट्रम्प ओवर फियर, डर के ऊपर ही विजय प्राप्त कर लेना, यही साहस होता है। बढ़ेंगे अगले 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग? ये 2 नेशनल एंथम क्यों गाए जाते थे? तो 2 नेशनल एंथम क्यों गाए जाते थे? तो ये टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, इसी को ख़त्म करने का ये चिन्ह था, तो इसीलिए गाए जाते थे। तो 10वें का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार कौन सी चीज़ है जो हृदय में बड़े स्वाभाविक रूप से आती है? तो लव आता है, प्रेम आता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 12 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 कह रहा है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अनुसार कौन आदमी स्वतंत्र नहीं होता है? तो ऑपरेसर, ऑप्रेस्ड, ये दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इसीलिए 13 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 का सी आंसर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर कह रहा है, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज? एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीन लेता है वो आदमी होता है, क्या होता है? वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है, घृणा का अपराधी होता है। अगला 15 नंबर कह रहा है, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम? कौन सी चीज़ थी, किस चीज़ ने प्रारंभ कर दिया मंडेला के हंगर, भूख को, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए? तो किस चीज़ ने मंडेला के आज़ादी के लिए हंगर प्रारंभ कर दिया? तो क्या चीज़ है? 15 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो 15 का ए, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन। 15 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों, इसमें आपका सेकंड लेसन कंप्लीट हुआ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला वाला। बढ़ते हैं तीसरे लेसन की ओर, जो आपका तीसरा लेसन प्रोज का दिया गया है। तो आपका तीसरा लेसन जो होता है वो ब्लैक एरोप्लेन होता है, काला हवाई जहाज होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ जी हैं, और इन्होंने वायुयान की यात्रा के बारे में लिखा है। जो फ्रेडरिक फोर्सिथ जी हैं, ये फ्रांस से इंग्लैंड की ओर यात्रा कर रहे होते हैं, अपने घर को रिटर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्रांस में काम करते थे। तो इंग्लैंड को रवाना होते हैं और कहते हैं कि अगली जो दिन होगा मैं ब्रेकफास्ट लूँगा बढ़िया सुबह अपने फैमिली के साथ। तो इसीलिए वो रवाना हो जाते हैं और फिर आते हैं रास्ते में, तो उनको तूफ़ान मिलते हैं और उसके बाद में काले बादल मिल जाते हैं। फिर उसके बाद इनका एरोप्लेन दिक्कत में फंस जाता है। फिर किसी प्रकार से दूसरे हवाई जहाज़ जो दूसरा एक इनको आसमान में ही मिल जाता है और वो इनको लीड करता है, आगे चलता बढ़ता चला जाता है। और फिर उसके बाद में उसका ये पीछा करते करते लैंड कर देते अपने हवाई जहाज़ को। लेकिन बाद में जब ये कहते हैं कौन सा व्यक्ति था जो मेरी सहायता कर रहा था, मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, वहाँ कोई दूसरा एरोप्लेन इनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये जो अगला लेसन आपका इसी पे आधारित है, ब्लैक एरोप्लेन। तो देखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? जो एरोप्लेन था वो हवा में क्यों इधर उधर लड़खड़ा रहा था? तो क्यों लड़खड़ा रहा था? तो एज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि ये तूफानी रात थी। तो पहले का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल? पेरिस कंट्रोल रूम को बुलाने का या कॉल करने का उसके पीछे का उद्देश्य क्या था?
क्यों राइटर फ्रेडरिक फोर्सिस जी ये फ़ोन कर रहे थे पेरिस कंट्रोल रूम को? तो बताइए, टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, कि टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग। तो यह क्या करना चाहते थे कि टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, मार्ग की दिशाएं जानना चाहते थे, इसीलिए पेरिस कंट्रोल रूम को वो कॉल कर रहे थे। तो दूसरे का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है वाई वॉज द सीगल एग्जॉस्टेड। अब इसमें इसी लेसन में एक सीगल से रिलेटेड एक स्टोरी है, तो उसमें से बीच में एक क्वेश्चन आ गया, तो देखिएगा, जो सीगल था वो क्यों इतना थक गया था? तो कह रहा है, तो उसमें तीसरे का बी आंसर हो जाएगा, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, विचित्र प्रकार की जो एक्सरसाइज थी, व्यायाम किया गया था, तो इसीलिए वो थक गया था। तो तीसरे का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, हु गिव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश, किसने नवयुवक सीगल को एक मछली का टुकड़ा दिया था? तो मदर सीगल ने, सीगल मदर ने दिया था, उसकी मम्मी ने दिया था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का कह रहा है, 5 नंबर पे क्वेश्चन लिखा है, द पायलट वाज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग। जो पायलट था वो वाज नॉट एबल, वो योग्य नहीं था, टू एनीथिंग, कोई भी चीज़ करने में। अब किस चीज़ को ना करने में वो योग्य नहीं रहा? तो सी, हियर, स्पीक, इन सारी चीज़ों को करने में योग्य नहीं रहा। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो ना तो उसको दिखाई पड़ रहा था एरोप्लेन उड़ रही थी, तो क्यों? क्योंकि स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, तूफानी बादल थे, बिल्कुल ब्लैक दिखाई पड़ता था चारों तरफ ना। और हियर, कुछ उसको सुनाई नहीं पड़ रहा था। और स्पीक, वो किस चीज़ में बोलता भाई? अब उसका जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सब खराब हो चुके थे, तो इसी के लिए आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठे नंबर पे पढ़ेंगे। छठा नंबर कह रहा है, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र था वो बंद हो गया था काम करना, बंद कर दिया था? तो कौन सा बंद कर दिया? कंपास, उसका दिशा सूचक यंत्र जो था वो पहले बंद हो गया काम करना। तो छठे का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। सीगल की माता जो थी इसके लिए कौन सा भोजन लाई थी? तो क्या लाई थी? फिश लेकर आई थी। क्या? फिश, मछली। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। वो क्या चीज़ थी जिसके बारे में पायलट को बिल्कुल खेद नहीं था? तो किस चीज़ के बारे में उसको खेद नहीं हो रहा था, पश्चाताप नहीं हो रहा था? तो बात करें अगर करेक्ट आंसर की, तो बी, ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, और सी, रिस्किंग द लिव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स, अर्थात 8 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों सही है, इसलिए 8 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। कौन सा खतरा पायलट ने ले लिया था? तो कौन सा खतरा उसने लिया था? तो उसने खतरा ये लिया था कि फ्लाइंग द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधे तूफान में उस ओल्ड डेकोटा DS-088 जो उसका प्लेन था उसको उड़ा रहा था, तो उसने तूफान में उड़ाने का निर्णय ले लिया था ना, तो यही खतरा ले लिया था। तो 9 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट। 10 कह रहा है, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे। तो अपने रास्ते में, अर्थात जब राइटर जो था वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर अपनी यात्रा कर रहा था, अपने घर लौट रहा था, तो उसने रास्ते में किस स्टेशन से अपना कांटेक्ट किया था? तो पेरिस कंट्रोल रूम से। किससे? पेरिस कंट्रोल रूम से। 10 के ए सही हो जाएंगे, 10 का ए नंबर बिल्कुल क्लियर। 11 नंबर कह रहा, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश। जो पायलट था वो डेकोटा DS-088 को उड़ा रहा था, कहाँ से कहाँ की ओर? तो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर, फ्रांस से इंग्लैंड। 11 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है इसके ऑथर कौन है? तो इसके लियोम फ्लैरिटी है। कौन है? लियोम फ्लैरिटी। 13 नंबर है, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रिएटर्स हिम। यहाँ थ्रिएटर्स है, थ्रिएटेंस होना चाहिए, थ्रिएटेंस हिम विद इफ ही डिड नॉट फ्लाई अवे। तो कौन सी चेतावनी या फिर धमकी देते हैं उसके मम्मी पापा? विद इफ ही डिड नॉट फ्लाई अवे, यदि वो नहीं उड़ता है। अगर यदि वो नहीं उड़ता है तो उसकी माता पिता कौन धमकी देते हैं? तो कहते हैं उसको क्या? तो स्टार में उसे भूखे मर जाने की धमकी देते हैं। कौन सा? भूखे मर जाने की। तो 13 का सी आंसर।
14 द साइट ऑफ डैश मैडेंड हिम, किस चीज़ की दृष्टि ने, झलक ने उसे बिल्कुल पागल सा बना दिया था। तो किस चीज़ की झलक ने? फूड ने, भोजन ने, भोजन की दृष्टि ने उसे बिल्कुल पागल बना दिया। 15 नंबर वाई डिड नॉट द पायलट टर्न द एरोप्लेन ब्लैक टुवार्ड्स पेरिस, पायलट था वो पेरिस की ओर वापस हवाई जहाज को क्यों नहीं मोड़ा उसने? क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था। 15 का सी आंसर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज आपका ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर, जो अगला लेसन आपका दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लेसन है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट, कौन सा सब्जेक्ट था जिस पे उसको लिखना था? एनी फ्रैंक को मास्टर साहब ने कुछ एस्से दिया था लिखने के लिए, तो किस पर दिया था एस्से लिखने के लिए? तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बोलने की आवश्यकता पर लिखने के लिए दिया था। तो पहले का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एस्से रिटन बाई, और एनी के द्वारा लिखा गया जो एस्से था उसका विषय वस्तु क्या था? तो चैटर बॉक्स क्या था? चैटर बॉक्स। दूसरे का भी सही है, बातूनी। 3 नंबर क्या कह रहा है, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, अपने पिताजी के बारे में वो कैसे वर्णन करती है? तो कहती है माई एडोरेबल फादर, अर्थात मोस्ट एडोरेबल फादर कहती है। तो तीसरे का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट। 4 नंबर हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जो लंबे समय से चिर प्रतीक्षित फ्रेंड जो है, दोस्त है, वो एनी की कौन सी है? तो उसको बोलेंगे हर डायरी, उसकी डायरी है, लंबे समय से उसका इंतजार है तो हर डायरी है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर कह रहा हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी, वो अपना डायरी कैसे प्रारंभ करना चाहती है? तो बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन के द्वारा वो प्रारंभ करना चाहती है। 6 नंबर कह रहा है ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीसिंग्स क्लास इन हर डायरी, तो किस डेट को एनी फ्रैंक ने मिस्टर कीसिंग के जो क्लास था उसको अपनी डायरी में वर्णन किया था? तो किस तारीख को? तो 20 जून 1942, अर्थात 20 जून 1942 को। तो 6 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच सिटी वर एनी एंड मार्गॉट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर, तो एनी फ्रैंक और उसकी सिस्टर मार्गॉट फ्रैंक को किस शहर को अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था? तो एकेन नामक सिटी को। तो 7वें का बी आंसर करेक्ट। 8 नंबर क्या कह रहा है, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, तो एनी का जो परिवार था उसमें अकेला सर्वाइवर कौन बचा था? तो बचा था एनीज फादर, एनी के पिता बचे हुए थे। 9 नंबर कह रहा हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, एनी के पास कितने सगे भाई या बहन थे? भाई हो या बहन हो तो सिबलिंग, तो कितने थे? तो 1। 9 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, तो किस नाम से उसकी जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी? तो उसकी जो बुक थी किस नाम से पब्लिश हुई थी? तो अगर बात करें करेक्ट आंसर की तो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश हुई थी। 11 नंबर कह रहा व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एस्से, उसने अपने लास्ट एस्से में, अंतिम एस्से में क्या लिखा? तो एक पोएम उसने लिखा था। क्या लिखा था? पोएम लिखा था। 12 नंबर कह रहा व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, किस लैंग्वेज, किस भाषा में उसकी जो डायरी थी वो लिखी गई थी? तो डच भाषा में। किसमें? डच में। 12 का सी आंसर हो जाएगा। 13 कह रहा वाई वाज मिस्टर कीसिंग एनवायड विद हर, मिस्टर कीसिंग उससे क्यों एनवायड, क्रोधित हो गए थे? क्योंकि वो सी वाज ए टाकेटिव, वो बातूनी लड़की थी। क्या? बात बहुत करती थी। 13 का बी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी फ्रैंक एक डायरी क्यों लिखना चाहती थी या रखना चाहती थी? तो सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, एक घनिष्ठ मित्र नहीं था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर है हु वुड एनी
अलाउ टू रीड हर डायरी, किसको एनी अपना डायरी पढ़ना अलाउ करेगी, आज्ञा देगी, तो ए रियल फ्रेंड को, एक रियल फ्रेंड को। 15 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों ये भी लेसन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर। तो मित्रों अगला लेसन जो आपका है बेकर फ्रॉम गोवा है, गोवा से एक बेकरी वाला। तो बेकरी के बारे में इसमें बताया गया है। इसी से रिलेटेड इसमें कूर्ग के बारे में भी एक लेसन है, उसी में छोटे छोटे पार्ट हैं, और एक चाय के बारे में टी फ्रॉम असम से। तो इसी में तीनों ये छोटे छोटे लेसन का इसमें सारे ऑब्जेक्टिव 15 हैं, तो उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? ल्यूसियो रॉड्रिक्स जी हैं। पहले का सी आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ कूर्ग। कूर्ग के लेखक कौन हैं? तो कूर्ग के लेसन आपके लोकेश अब्रोल जी हैं। तो दूसरे का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। गोवा में बेकर किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो उनको पैडर के नाम से पुकारा जाता है, पैडर। तीसरे का ए आंसर क्लियर हो जाएगा। चौथा कह रहा है द बेकर वाज आल्सो देयर। जो बेकर थे उनके हुआ करते थे, द बेकर वाज आल्सो देयर। बेकर जो थे उनके हुआ करते थे, अर्थात जो राइटर हैं उनके क्या हुआ करते थे? तो फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव हुआ करते थे, ऑल ऑफ द एबव। तो चौथे का डी आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम सही है, करेक्ट है। 5 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर। जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो किस चीज़ की इच्छा किया करते थे? तो ब्रेड बैंगल्स की। किसकी? ब्रेड बैंगल्स की। 5वें का बी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का डैश 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 वाज कॉल्ड कबाई। किसको कबाई कहते थे? तो ये बेकर्स की एक ड्रेस होती थी, लॉन्ग पीस फ्रॉक, तो उसको कबाई बोलते थे। 6 का ए आंसर करेक्ट। 7 नंबर कह रहा कूर्ग इज ए डैश डैश कंट्री। कूर्ग एक कंट्री है, कौन सी कंट्री है? तो कूर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है। 7 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज फ्रॉम। जो भारतीय सेना का प्रथम मुख्य था वो कहाँ से बिलोंग करता था? तो वो कूर्ग से बिलोंग करता था। 8वें का ए आंसर सही है। 9 नंबर कह रहा है डैश 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 रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग। वो कौन सी नदी है जो कूर्ग के जंगलों से अपना पानी प्राप्त करती है? तो कावेरी रिवर है। 9 का सी आंसर। 10 नंबर कह रहा है व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कूर्ग। कौन सी एक्टिविटी क्रियाकलाप हैं जो कूर्ग में अवेलेबल हैं, उपयुक्त हैं? तो चाहे रिवर रैफ्टिंग हो, कैनोइंग हो, माउंटेन बाइकिंग हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो 10 का डी आंसर बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10 का डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज रैपलिंग। ये रैपलिंग क्या होता है? तो गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। एक रस्से के सहारे से किसी चट्टान के नीचे उतरना, चट्टान और चट्टान से नीचे एक रस्से के सहारे उतरना, उसी को रैपलिंग बोलते हैं। तो 11 का सी आंसर। 12 कह रहा है वाज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। जो राजवीर था वो जासूसी वाली कहानियों को पढ़ने का वो फैन था, शौकीन था। तो कह रहा हाँ बिल्कुल क्लियर है, 12 का ए आंसर बिल्कुल सही है, हाँ वो शौकीन था। 13 नंबर कह रहा द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर ड्राइव्ड फ्रॉम। जो शब्द चाय और चीनी है ये आए हैं या लिए गए हैं, कहाँ से आए हैं? तो चाइना से, चाइना। 13 का बी आंसर। 14 कह रहा व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। जो चाय होती है ना, तो उसका जो फलने फूलने का दूसरा वो समय पीरियड क्या होता है? तो मई से जुलाई होती है। तो 14 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मई टू जुलाई। 15 नंबर कह रहा वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। राजवीर और प्रांजल कहाँ पर अध्ययन करते थे? तो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। 15 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये लेसन यहीं पे मित्रों आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर। ये अगला लेसन आपका मिसबिल दाउटर है, उद बिलाव वाला लेसन है, जिसमें और राइटर होता है तो वो उसको हेलीकॉप्टर द्वारा ले जाता है ना। तो उसी के बारे में चैप्टर में उद बिलाव के बारे में दिया गया है। तो देखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑथर मिसबिल दाउटर। व्हाट इज द ऑथर ऑफ मिसबिल दाउटर। तो मिसबिल दाउटर के ऑथर कौन हैं? तो उसके गैविन मैक्सवेल जी हैं। पहले का ए आंसर।
दूसरा कह रहा अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रेवल्ड टू, तो 1956 के प्रारंभिक नए वर्ष में मैक्सवेल ने यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी? साउदर्न इराक, दक्षिणी इराक की यात्रा की थी। दूसरे का बी आंसर करेक्ट। तीसरा कह रहा वेयर डज द आथर लिव, ये आथर कहाँ पे रहते हैं? तो ये अगर तीसरे नंबर की बात करें ये लंदन में रहते हैं। चौथा नंबर कह रहा है हाउ मैनी डेज लेटर डिड द आथर्स मेल अराइव, जो आथर हैं इनका मेल कितने दिन बाद आया था? तो 5 दिन बाद आया था। नंबर 5 कह रहा है द ऑटर वाज ब्रॉट टू द आथर बाई, जो ऑटर था उदबिलाव था ये लेखक के लिए लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया? 2 अरब्स, 2 अरबी लोगों के द्वारा। ये 6 नंबर कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपैथी, एपैथी मीन्स क्या होता है? तो एपैथी मीन्स होता है absence of interest, unfriendly, rude, the ability of understand and share the feeling of another। तो इसमें बात करेंगे 6 का ए, absence of interest, इंटरेस्ट की अनुपस्थिति हो जाना, वही क्या होता है? एपैथी होता है। तो 6 का ए आंसर करेक्ट है। 7 नंबर कह रहा है इन द बिगिनिंग द ऑटर वाज, प्रारंभ में ऑटर उदबिलाव कैसा था? तो अलूफ एंड इंडिफरेंट था। 8 नंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अपैलिंग स्पेक्टिकल, एन अपैलिंग स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसका मतलब ए शॉकिंग सीन हो जाता है, ए शॉकिंग सीन। 8वें का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, मिस ने बॉक्स के साथ क्या किया था? तो टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, उसने बॉक्स के लाइनिंग को बिल्कुल तोड़ डाला था। तो 9 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई कंपल्सिव हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स मीन्स क्या होता है? तो एडिक्टिव हैबिट्स होता है, आदत, एडिक्टिव हैबिट्स हो जाएगा। 11 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। 11 नंबर व्हाट केप्ट मिज इंगेज्ड व्हेन दे शिफ्टेड टू लंदन, जब राइटर और मिज जो था वो लंदन में शिफ्ट हुए थे तो उसमें उसके पास, मिज के पास क्या चीज़ इंगेज्ड हो गया था, क्या चीज़ उसके प्रभाव में था? तो पिंग पोंग गेम, क्या पिंग पोंग गेम। 11 का ए आंसर। 12 नंबर कह रहा व्हाट वेयर डिड द अरब कीप द ऑटर, जो अरब लोग थे उनको उसने ऑटर को कहाँ पे रखा? तो कहाँ पे रखा हुआ था? किस में? वेयर माने कहाँ होता है, लेकिन किस चीज़ में रखा हुआ था? सैक, एक बोरे में रखा हुआ था। 12 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर कह रहा है व्हेन द ऑथर सा द ऑटर फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिजेंबल्ड अ, जब ऑथर ने ऑटर को देखा, उदबिलाव को देखा, पहली बार देखा तो इट रिजेंबल्ड, यह किस प्रकार से दिखाई पड़ता था? ड्रैगन के समान। 13 का बी आंसर, ड्रैगन के समान दिखाई पड़ता था। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर कह रहा है व्हाट वर मिजबिल्स फेवरेट टॉयज, मिजबिल के बिल्कुल फेवरेट टॉयज क्या थे? तो मार्वल्स थे, कंचे थे, कंचे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है व्हाट हैड टिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, किसी प्रकार से बॉक्स से क्या निकल के आया था? तो ब्लड, खून निकल आया था, क्योंकि उसने मिजबिल ने बहुत ज़्यादा प्रहार कर डाले थे। तो 15 का बी आंसर, ब्लड निकल गया था। तो ये भी लेसन आपका कंप्लीट होता है यहीं पे। बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर। अगला लेसन आपका है मैडम राइड्स द बस, मैडम बस पे सवार होती हैं, वल्लिकानंद जी द्वारा लिखा हुआ है। तो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये, पहला है व्हाट डिड वली डू वन फाइन स्प्रिंग डे, एक सुहावने से बसंत के दिन वली ने क्या किया था? तो वली ने क्या किया था? कॉट द बस टू द टाउन, टाउन को जाने वाली बस को बिल्कुल पकड़ लिया और उससे यात्रा की थी। तो पहले का ये आंसर करेक्ट है। दूसरा कह रहा व्हाट डिड वली विश, वली क्या इच्छा करती थी? तो बस की राइड करना चाहती थी, बस में सवार होना चाहती थी। दूसरे का ए आंसर। 3 नंबर कह रहा व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट, जो आपका लेसन दिया गया है इसके माध्यम से आप कंडक्टर बारे में क्या कह सकते हैं? तो वो एक फ़नी आदमी था, ही वाज फनी, बिल्कुल फ़नी था। 4 नंबर कह रहा व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वलीज मदर, वली की माता द्वारा जो नैप किया जाता था दोपहर के बाद, उसका टाइमिंग क्या था? तो कितनी देर वो नैप करती थी? तो 1 से 4 करती थी, 1 से 4 घंटे लगभग।
अगला 5 नंबर कह रहा है व्हाट सैडेंड वली, किस चीज़ ने वली को उदास कर दिया था? तो द डेड काउ ने वली को उदास कर दिया। 5 का ए आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर ट्रीट। जब उसने कंडक्टर के व्यवहार को बिल्कुल एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो वली के बारे में आप क्या बताएंगे, आप क्या सोचेंगे? तो वो स्टबर्न थी, एक जिद्दी थी, हठी थी। तो 6 का बी आंसर करेक्ट। 7 नंबर कह रहा व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी, जब वो यात्रा वली कर रही थी तो किस चीज़ से उसे हंसी आई थी? तो द साइट ऑफ ए रनिंग काउ, जो एक दौड़ती हुई गाय थी उसी के दृश्य को देखकर उसे हंसी आई थी। अगला कह रहा है 8 नंबर व्हाट डिड ही सी हैव टू रजिस्ट ऑन विलेज फेयर डे टू सेव फॉर राइड। बस की यात्रा करने के लिए जब गांव का मेला एक दिन था तो उसने कौन सी अपनी इच्छा को बिल्कुल दबा दिया था? तो उसने पेपरमेंट खरीदने की जो इच्छा थी उसको बिल्कुल दबा दिया था, अर्थात उसने पेपरमेंट बिल्कुल नहीं खरीदे। 9 नंबर कह रहा है इन सारी चीज़ों को उसने नहीं खरीदा था लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ ऑल ऑफ दीज करके दिया नहीं गया तो पेपरमेंट क्लियर कर देंगे। तो 8वें का डी आंसर करेक्ट। 9 नंबर कह रहा है व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वली दैट एनॉयड हर। यहाँ पे मैन लिखा है, यहाँ पे ये ओमेन है, तो ओमेन औरत ने कहा था ना, तो उस औरत ने वली से क्या कहा था? दैट एनॉयड हर, जो वली उससे क्रोधित हो गई थी। तो ही आस्क्ड व्हाई शी इज अलोन, उसने पूछा कि वह क्यों अकेली यहाँ आई है, वो अकेले यहाँ पर क्यों है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 पे लिखा हुआ है हाउ डिड सी पिकअप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। बस की यात्रा के बारे में उसने छोटी छोटी जो जानकारियाँ थी कैसे इकट्ठा किया? तो लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स, पड़ोसियों से बातचीत करके, और आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ करके। तो 10वें का ये डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें का यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, ए बी, अर्थात ए बी दोनों सही हैं तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10वें का सी, 10वें का सी आंसर। 11 नंबर कह रहा हाउ मैनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर। प्रत्येक घंटे में कितनी बार उसकी गली से बस गुजरती थी? तो घंटे में 1 बार। 11 का ए आंसर करेक्ट। 12 नंबर कह रहा व्हाट वाज वलीज एज, वली कितने साल की थी? तो 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी, 8 साल की थी। तो 12 का बी आंसर। 13 कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ लेसन मैडम राइट्स द बस। तो मैडम राइट्स द बस के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो वल्लिकानंद जी हैं। 13 का बी आंसर। 14 नंबर कह रहा है वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन आर ऑफ द बस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्टफुली। तो वली जो थी वो लोगों को देखा करती थी जो बस पे सवार होते थे अथवा उतरते रहते थे। तो विस्टफुली किस प्रकार से देखा करती थी? तो बड़ी इच्छा या चाहत के साथ देखा करती थी। तो 14 का डी आंसर क्लियर करेक्ट हो जाएगा। 15 लेसन के बाद मित्रों अगला लेसन स्टार्ट करते हैं जो कि सरमन एड बनारस है। बनारस में सरमन अर्थात उपदेश, तो इसमें सिद्धार्थ गौतम ने उपदेश दिया है तो उसी के बारे में बात करेंगे। इसमें सिद्धार्थ गौतम के बाल्यकाल और उनके जीवन के बारे में घटनाओं का वर्णन किया गया है। और एक स्त्री होती है जिसका नाम किसा गौतमी होता है, तो उसका केवल एक अकेला चाइल्ड जो होता है वो मृतलोक को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसी को वो जीवित अवस्था में लाने के लिए पड़ोसियों के पास जाती है और दया की भीख मांगती है, कहती है मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए। तो लोगों ने, किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि आप शाक्य मुनि के पास जाइए, अर्थात गौतम बुद्ध के पास जाइए, वो उसे जिंदा कर देंगे। तो गौतम बुद्ध के पास जाती है और उनसे कहती है कृपया मुनिराज मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य ही जीवित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक मुट्ठी सरसों का बीज एक ऐसे घर से लाना होगा जहाँ पर किसी ने अपने कभी भी बेटे को या फिर अपने पिता को, अपनी माता को या अपने रिश्तेदार को कभी ना खोया हुआ हो। तो ये बड़े प्रसन्नतापूर्वक जाती है और भ्रमण कर देती है बहुत संसार में, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है
जिसके यहाँ कोई कभी खोया ना हो, अर्थात मृतलोक को ना प्राप्त हो। तो ये लौट कर आती है और फिर कहती है मुझे ऐसा व्यक्ति कोई नहीं प्राप्त हुआ। फिर से लास्ट में ज्ञान ये मिलता है, ज्ञान यह प्राप्त होता है कि जो संसार है इसमें जो व्यक्ति आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। जिस प्रकार लाइट होती है और फिर उसके बाद विद्युत बल्ब जला करते हैं, और जैसे ही लाइट चली जाती है विद्युत बल्ब जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार मानव का जीवन है। तो इसको यहीं पर समझ में आता है। और फिर वो तो अभी तक कह रही है मैं अपने ही स्वार्थ में ऐसा कर रही थी। तो मित्रों, इस लेसन से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेट करते हैं उनको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। पहले का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट इनलाइटनमेंट। किस चीज ने उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए बिल्कुल मूव्ड कर दिया, मोड़ दिया? तो ए सिक मैन, एक बीमार आदमी को देखा था। एन एज्ड मैन, एक वृद्ध आदमी को देखा था। ए मॉन्क बेगिंग, एक भिक्षु को भीख मांगते हुए देखा था। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए दूसरे का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल ऑफ द अबव कह रहा है। तो उपयुक्त सभी सही है, तो दूसरे का डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही वांडर। कितने वर्ष तक वो इधर उधर भटकते रहे? तो कितने वर्ष तक भटकते रहे? तीसरे का ए आंसर 7 साल तक भटकते रहे। कितने साल तक? 7 साल तक। तीसरे का ए आंसर 7 ईयर्स तक वो वांडर अबाउट करते रहे। 4 नंबर क्वेश्चन, वियर डिड ही, वो कहां पर उन्होंने शपथ ली? टू स्टे माने ठहरे रहने की, अंटिल माने जब तक कि ना हिज एनलाइटनमेंट केम, उनका ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। तो उन्होंने कहां पर शपथ ली? जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए वो ठहरे रहेंगे। तो कहां पर? हिज पैलेस, अंडर पीपल ट्री, अंडर बनियान ट्री, अंडर ए ट्री। तो अंडर पीपल ट्री, पीपल के ट्री के नीचे उन्होंने बताया था कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी यहीं पर ठहरे रहेंगे। तो चौथे का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंडर अ पीपल ट्री। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड ही नेम द ट्री। उन्होंने उस पेड़ को क्या नाम दिया? तो उन्होंने पेड़ को क्या नाम दिया था? बोधि ट्री बोला था। क्या? बोधि ट्री। 5वें का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर, व्हाट सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग। यहां लिखा है विच सीड, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग। कौन सा बीज जो था उसको बुद्ध ने किसा से लाने के लिए कहा था? तो मस्टर्ड सीड बोला था। क्या? मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज। छठे का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा है हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स। हाउ माने कैसे, डिड किसा फील, किसा ने महसूस किया, एट फर्स्ट प्रारंभ में, ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स, ऐसे बीजों को पाने में अयोग्य होकर के किसा ने पहले क्या महसूस किया। अर्थात जब वो ये इन बीज को नहीं प्राप्त कर सकी तो उसने क्या महसूस किया? वियरी, होपलेस, मोटिवेटेड, बोथ ए एंड बी। तो क्या महसूस किया था? वियरी और होपलेस। अर्थात 7 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा ए बी, तो उसने होपलेस और वियरी ये दोनों महसूस किया था ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ। बुद्ध ने उसे जीवन के बारे में क्या बताया? अर्थात बुद्ध ने किसा गौतमी को जीवन के बारे में क्या बताया? तो इट इज ट्रबल्ड, ये दुखों से भरा है। इट इज ब्रीफ, ये संक्षिप्त है। कंबाइंड विद पेन, दर्दों से जुड़ा हुआ है। ऑल ऑफ द अबव, इन सारी चीज़ों को बताया। तो 9 का डी आंसर इन सारी चीज़ों को बताया हुआ था। तो 9 का डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बोथ यंग एंड एडल्ट्स, दोनों लोग चाहे नवयुवक हों और चाहे तो वयस्क हों, फूल्स एंड वाइज, चाहे मूर्ख हों और चाहे बुद्धिमान हों, फार इनटू द पावर ऑफ,
वो शक्ति में गिर जाते हैं। कौन सी शक्ति होती है? डेथ, मौत की शक्ति, अर्थात मृत्यु में उनको जाना ही पड़ता है। तो 10 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है? द वाइज डू नॉट, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो डू नॉट नहीं करते हैं डैश डैश डैश, क्या चीज नहीं करते हैं? नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के इन टर्म्स को जानते हुए क्या नहीं करते हैं? तो वो ग्रीव नहीं करते हैं, अर्थात विलाप नहीं करते हैं, दुख ज्यादा प्रकट नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति मृतलोक को प्राप्त होता है तो बुद्धिमान आदमी ज्यादा दुख प्रकट नहीं करते हैं। तो 11 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्या कह रहा है? हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस द प्रिंसली लाइफ, सिद्धार्थ कितनी उम्र के थे जब उन्होंने अपना राजकुमार वाला जीवन को रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया? तो कितने वर्ष के थे वो 25 ईयर्स ओल्ड थे, 25 साल के थे। तो 12 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही गॉट इनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 13 का सी आंसर, 7 दिनों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, किस शहर में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया? तो किस शहर में दिया था? बनारस में। कहाँ पे? बनारस में। 15 नंबर और इस लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, वे जो विलाप व्यक्त नहीं करते हैं वो कौन से व्यक्ति होते हैं? तो वो वाइज मैन होते हैं, बुद्धिमान आदमी होते हैं, जो किसी के मरने पर ज्यादा दुख नहीं प्रकट करते हैं, अर्थात विलाप नहीं करते हैं। तो 15 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट लेसन की ओर, जो आपका प्रोज का लास्ट लेसन है। तो उसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अगला लेसन आपका है द प्रपोजल, प्रस्ताव के बारे में इसमें बात कही जाती है। ये रूस की एक शादी है, तो उसी में नतालिया, चुबको, लोमो, इन्हीं के बीच में वार्तालाप होता है और शादी के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो लोमो है वो चुबको के लिए एक प्रस्ताव लेकर आता है, चुबको की बेटी के लिए जो शादी का प्रस्ताव लाता है। तो इसमें होता क्या है देखते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज लोमो, लोमो कौन था? तो लोमो कौन था? ए लैंड ओनर, एक लैंड ओनर था, जमींदार आदमी कह सकते हैं। ये भूमि का संग्रहण करने वाला, भूमि बहुत इसके पास थी, तो लैंड ओनर था। क्या था? बड़ी सी लैंड का ये मालिक था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ ओल्ड वाज लोमो, लोमो कितने साल का था? तो 35 ईयर्स ओल्ड था, वो 35 साल का था। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड लोमो कम टू चुबकोज हाउस, तो जो लोमो था वो चुबको के घर क्यों आया था? तो क्वेरल ओवर द पीस ऑफ लैंड, या फिर टू सेटल द ओनरशिप क्वेश्चंस ऑफ मीडोज, या फिर टू मेक द सुपीरियोरिटी ऑफ हिज डॉग, या फिर टू प्रपोज नतालिया। तो नतालिया को प्रपोज करने के लिए आया था, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है क्वेश्चन हाउ ओल्ड वाज नतालिया, नतालिया कितने साल की थी? तो वो 25 ईयर्स ओल्ड थी, चौथे का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच फीचर इज करेक्ट विद नतालिया, नतालिया के साथ कौन सा फीचर सही है, अर्थात उनमें कौन सी क्वालिटी सही है? तो वो एक लवसिक कैट है, प्रेम में बीमार बिल्ली के समान है। सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुबको वाज नतालिया, जो चुबको था वो नतालिया का क्या था? तो उसका पिता था। क्या था? पिता था। 7 नंबर कह रहा है हु गेव ऑक्सन मीडोज टू द फेयर ग्रैंडफादर ऑफ चुबको, तो किसने ऑक्सन मीडोज जो थे उनको दे दिया फेयर ग्रैंडफादर ऑफ चुबको, चुबको के प्यारे से दादाजी को।
तो किसने चुबको के प्यारे से दादाजी को ऑक्सिजन मीडोज दे दिए थे? तो लोमोज आंट्स ग्रैंडफादर ने दे दिए थे। लोमोज आंट्स ग्रैंडफादर, लोमो के चाचा के पिताजी ने। तो 7 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आंट्स है, चाची के पिताजी ने, अर्थात लोमोज आंट्स ग्रैंडफादर ने दे दिया था। अगला कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, व्हेन लोमो लेफ्ट चुबकोज हाउस हाउ डिड ही फील? जब लोमो ने चुबको का घर छोड़ा तो उसने कैसा महसूस किया? उसने अपसेट महसूस किया। क्या अपसेट महसूस किया? चिंतित महसूस किया। 8 का सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाज नतालिया विलिंग टू मैरी लोमो? क्या नतालिया लोमो से शादी करने की इच्छा जाहिर कर रही थी? तो यस, वो इच्छा जाहिर कर रही थी। 10 नंबर कह रहा है, हु वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट ट्रबल? कौन हृदय के कष्ट से कष्ट झेल रहा था? भाई किसको हृदय की बीमारी थी, कपकपी आ जाती थी, पाल्पिटेशन हो जाता था? तो लोमो को हो जाता था वो। 10 का ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड नतालिया एंड लोमो गेट मैरिड इन द एंड? क्या नतालिया और लोमो ने अंत में शादी किया? तो यस, उन्होंने शादी किया था। 11 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 कह रहा है, विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट? किस भूमि के बारे में वो झगड़ रहे थे? तो ऑक्सिजन मीडोज के बारे में वो झगड़ रहे थे। 12 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर कह रहा है, व्हेन डज नतालिया एक्सेप्ट द प्रपोजल? नतालिया कब उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है? व्हेन लोमो वेंट इनकॉन्शियस, जब लोमो होश की हालत में आ जाता है, अर्थात एक बार बेहोश होकर गिर पड़ा था ना, तो अब होश की हालत में जब आया है, उसको होश आया है, तब नतालिया उस प्रपोजल को स्वीकार करती है। 13 का ए आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, हाउ आर लोमो एंड चुबकोज रिलेटेड? तो हाउ आर लोमो एंड चुबकोज रिलेटेड? तो लोमो और चुबको के जो रिलेटेड हैं, जो संबंध हैं, वो कैसे हैं? तो वो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। क्या हैं? पड़ोसी हैं। 14 का सी आंसर। 15 नंबर और इस क्लास का और इस लेसन का सबसे अंतिम क्वेश्चन, 15 का कह रहा है, व्हाट डिड नतालिया ऑफर लोमो? तो नतालिया ने लोमो को क्या चीज़ ऑफर की थी? क्या चीज़ दिया था उसको? तो कॉफ़ी। क्या? कॉफ़ी। 15 का सी आंसर। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।